हेलो एवरीवन। आज जीएस का पेपर यूपीएससी ने लिया। पेपर 1 मैंने देखा एंड ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज जो हुआ उसने ये साबित कर दिया, जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट भी करता हूँ, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सही से आइडेंटिफाई कर लें और उसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर लें और एक प्रॉपर एनालिसिस कर लें तो आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है सही तरीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस। उसके बेसिस पे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना, इंटेलिजेंट वे में कंप्रेस करना और फिर उसको याद रख लेना कुछ ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू जिससे कि हम पॉइंट्स ना भूलें। एंड जीएस पेपर 1 में आज ऑनेस्टली वही हुआ। ये जो आप जीएस 1 का पेपर देख रहे हैं जिसमें 20 सवाल आए थे, मैं आपको बताऊं इसमें से सीधे 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 दे वेयर डायरेक्टली गिवन इन आवर मिनोमिक। सीधे सीधे क्वेश्चंस थे और इसमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ 20 दैट वाज गिवन इनडायरेक्टली इन आवर मिनोमिक। अब मुझे पता है कि मैं खुद आपसे बोलता हूं कि कभी भी कोई इंसान बोले आपसे कि भैया ऐसे फालतू के क्लेम्स मत सुना करो, और मैं खुद इसमें मानता हूं, लेकिन इसीलिए मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं सो दैट मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को सिर्फ बिलीव ही ना करें, देखें, खुद चेक करें और फिर आप खुद कमेंट करके बताएं कि क्या जो मैंने बात आपसे बोली वो सही है या नहीं है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो यूपीएससी का एक्चुअल क्वेश्चन है आपके सामने रखूंगा और आपके सामने रखूंगा वो एग्जैक्ट मिनोमिक नंबर और वो कंटेंट, और ये फिर आप खुद आइडेंटिफाई करके बताना कि क्या जो मैंने बोला है वो सही है कि नहीं। और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं एंड देन यू डिसाइड वेदर दिस वॉज ए कोइंसिडेंस और वेदर दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। अब मेरे सामने ये आर्ट एंड कल्चर वाला मिनोमिक है। इस आर्ट एंड कल्चर वाले मिनोमिक का मिनोमिक नंबर 73 पे मैं जाता हूं और मैं आपको लिख के भी दूंगा कि जिन भी बच्चों ने परचेज कर रखा है मिनोमिक्स को आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मिनोमिक नंबर 73, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। ये मिनोमिक कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्क्रिप्शन इन रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन हिस्ट्री। अब अगर आप एक बात बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते तो क्या आप ये पॉइंट्स नहीं लिखते? इंपीरियल डिग्रीज प्रिजर्व्ड, नेम ऑफ द रूलर्स कंफर्म्ड, सोशल कंडीशंस रिवील्ड, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स एस्टेब्लिश्ड, रिलीजन प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंटेड, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स रिकॉर्डेड, political authority established, trade and economic activity traced, information on land grants, official language and scripts identified, naval and military achievements recorded, and the spread of Buddhism and tracked। ठीक है, नाउ इसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन वैसे हमने प्रॉपरली सिर्फ अशोकन हिस्ट्री के लिए नहीं बनाया था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं बनाया था, ये हमने इन जनरल बनाया था। बट अब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना। इंस्क्रिप्शंस परमानेंटली रिकॉर्डेड रॉयल ऑर्डर्स, पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। एग्जाम्पल, अशोका रॉक एडिक्ट carved across the empire preserved his policies on governance, welfare and Buddhist ethics। अगर आप ये पॉइंट लिख देते, आपको पता है कि 10 मार्कर्स में एक भी ऐसा ढंग का पॉइंट आपको कितना ज़्यादा एज दे सकता है। एंड यू हैव द नंबर ऑफ पॉइंट्स। नेम ऑफ द रूलर्स कंफर्म्ड, इंस्क्रिप्शंस दे प्रोवाइड द ऑथेंटिक नेम्स, टाइटल्स, जीनियोलॉजीज। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल में कुछ कई जगह पे आपको अशोक वाला नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन हमने यूज़ किया है, पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, जो एक्सप्लेनेशन यूज़ किया है ये आपके डिट्टो आप लिख सकते थे अशोकन इंस्क्रिप्शन के लिए। क्रोनोलॉजी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमने ये ध्यान रखा है कि अगर इसे वैरायटी की तरह लिखें, अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछ ले, बट दैट वाज डिट्टो आप लिख सकते थे इन पॉइंट्स को। और उसके बाद आपने चूंकि मौर्यन एम्पायर पढ़ रखा है, एग्जाम्पल्स आपको फिट करना था। तो अब आप सोच के देखिए, अब यहाँ पे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन यूज्ड, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी स्क्रिप्ट, जो एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी अशोकन वाले दे रखे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते थे एंड देन you could have written a very good answer। So आप ये नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टली आया था। So इस मिनोमिक की अगर मैं बात करूं, so ये जो मिनोमिक था, दिस मिनोमिक was taken in art and culture। जिनके पास भी सेकेंड एडिशन है मिनोमिक का, you can verify it on the मिनोमिक नंबर 73।
सो दिस वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिनोमिक एज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैकाले माइन्यूट ऑन द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एजुकेशन इन इंडिया। उसके लिए मैं काम करता हूँ, मेरे सामने ये मॉडर्न इंडिया का मिनोमिक है और इस मॉडर्न इंडिया के मिनोमिक में मैं मिनोमिक नंबर 59 पे जाता हूँ। अब ये देखना, ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैकॉले माइन्यूट ऑन द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। मैंने मॉडर्न इंडिया का मिनोमिक खोला, दैट इज रिटन बाय मैकॉले क्लास। आपके पॉइंट्स मिल गए आपको, मैकॉले माइन्यूट, एंग्लिजाइजेशन, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, यूनिवर्सिटीज, लिटरेसी, एडेप्टेशन, यंग माइंड्स, स्कूल, क्लर्क ट्रेनिंग, लेजिस्लेशन, एसिमिलेशन, स्कॉलरशिप, सेलेक्टिव ट्रेनिंग। अगर आप इन पॉइंट्स को सुटेबली कैटेगराइज करके अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन वाइज लिखना चाहते, बड़े ही आराम से आप इस क्वेश्चन को अप्रूव कर सकते थे। और मेरे अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे फिट भी बैठ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, दिस minute on education proposed an English language education system to create a class of anglicized Indians. So he argued for the promotion of English education to produce a class of Indians who would be interpreters between English, British and wider Indian society. Administration में help करता। Anglicization, promoting English language often at the expense of this. English became the medium of instruction. Education में help करता। Curriculum, the content and subjects taught were structured to align with the British educational standards and need. Help करता। तो this was reflecting the British educational priorities, administrative needs. कैसे? ताकि schools and colleges were established to train Indians for administrative roles in British bureaucracy such as clerk, lower level administrators. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके जो पॉइंट्स थे वो इस हिसाब से ही थे, जो अगर आप इसको पढ़े होते और इनके पॉइंटर्स भी याद होते तो आप बड़े ही आराम से कर सकते थे। तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि ये मॉडर्न इंडिया से रिपीटेड था? तो मॉडर्न मिनोमिक, अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिनोमिक नंबर 59, डायरेक्ट। और मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। मैं फालतू के क्लेम से मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ एंड बट दिस गेव मी इमेंस हैप्पीनेस ना यार, फीलिंग आ गई, मज़ा आ गया। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट टुडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की दिखाता हूँ आपको। The significance of Gandhian movement lay in the masses that they mobilized. अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिर वापस मैं मॉडर्न इंडिया वाले मिनोमिक में जाऊंगा एंड मैं मिनोमिक नंबर 82 पे जाना चाहूंगा। ठीक है, अब गांधीयन मूवमेंट की बात हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट ले इन द मासेस दैट दे मोबिलाइज्ड। एक तो था आपका कैरेक्टर ऑफ गांधीज नेशनलिज्म, तो इसके पॉइंट्स आप यूज कर सकते थे। ठीक है, एंड डायरेक्टली अगर आप देखेंगे रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसके पॉइंट्स गांधीयन आइडियल्स, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस, नेशनल यूनिटी, द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, हंगर स्ट्राइक एज अ टूल, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, एडवोकेसी फॉर सिविल राइट्स, नेगोशिएशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन फॉर सत्याग्रह, डिसेंट्रलाइजेशन एंड विलेज एम्पावरमेंट, एम्फेसिस ऑन एथिकल पॉलिटिक्स एम्ड एट सोशल रिफॉर्म, लीगल एक्टिविज्म एंड दिस। और इसके पॉइंट्स अगर आपने पढ़े होते तो बड़े ही प्यार से, जैसे ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, The Champaran Satyagraha in 1917 was Gandhi's first active involvement in Indian mass politics, whereby he mobilized peasants. तो आप peasants वगैरह के बारे में यहाँ पे लिख सकते थे। Enough content था, enough point था, हल्का सा ट्वीक करके डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे इन दो मिनोमिक्स की हेल्प से। एंड दिस सोच कि अगर हमने सही से मिनोमिक को हैंडल कर रखा है, सिस्टमेटिक वे में बना रखा है, तो फिर हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हमने और मैंने ध्यान रखी थी जब मैं मिनोमिक बना रहा था, मैंने ये मिनोमिक बनाते समय इस तरह से नहीं बनाया, अगर आपने ध्यान दिया हो कि आर्ट एंड कल्चर की जब मैं इसमें जब आया था तो हमने इसका मिनोमिक इंस्क्रिप्शन ही रखा है, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, इसका मैकॉले क्लास ही रखा है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि क्या होता है कई बार जब टीचर्स आपको मिनोमिक्स बताते हैं तो वो मिनोमिक्स बनाते ही इस तरह से कि आपको उसके लिए एक अलग स्टोरी याद करनी पड़े। मैं नहीं चाहता आप कोई स्टोरी याद कीजिए, और इसीलिए गांधी जी के बारे में बात की तो गांधीज नेशनलिज्म, तो गांधीज के मैंने नेशनलिज्म ही रखा है। So this was again a direct repetition from modern India. So this was directly given there. अब आते हैं उसके बाद, ये हमारे मिनोमिक में कवर्ड नहीं था। देखो जो नहीं कवर्ड है मैं उसे क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो कवर्ड है उसे तो
सीना ठोक के क्लेम करूंगा। तुंद्रा रीजन आपको पता है दैट इज मोस्टली अबाउट द क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर की बात कर लें सो ये है आर्कटिक रीजन, बेसिकली एंटार्कटिक रीजन है, एंड डेफिनेटली द एल्पाइन रीजन है। ठीक है, अगर आप इसमें एल्पाइन जोड़ना चाहें तो यू हैव द एल्पाइन रीजन ऑल्सो, दैट इज द बेसिकली दिस वन। अब मेरे सामने एक मिनोमिक खुला हुआ है, दिस इज द फिजिकल ज्योग्राफी का मिनोमिक। इस फिजिकल ज्योग्राफी के मिनोमिक में पहले हम 52, 53, 54 एंड 55 पे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भैया दे आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, मतलब हमें इन्वायरमेंट का थोड़ा सा डिस्कस करना है बिकॉज दे आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, बट हमें इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है। तो हमें बेसिकली इकोनॉमी के लिए थोड़ा पॉइंट मिल जाए, थोड़ा सा फ्रेजाइल किस तरीके से है, इन्वायरमेंट वाला पॉइंट मिल जाए तो मैं लिख सकता हूँ, देखना। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्रायोस्फीयर ऑन दी ग्लोबल क्लाइमेट, इसको रहने ही देते हैं। चलो 53 पे जाते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द आर्कटिक रीजन, अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था आज 2 टाइम्स बाय यूपीएससी एंड इन न्यूज़। सबसे बड़ी बात, अगर आप मिनोमिक के लिए वर्ड देखेंगे तो मैंने वर्ड यूज किया है कोल्ड ट्रेजर्स। याद रखना आसान है क्योंकि दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द आर्कटिक रीजन। कोयला मिलता है, ऑयल मिलता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिलती है, डायमंड मिलता है, टिम्बर, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, आर्कटिक चार, शिपिंग सोर्स रूट्स, यूरेनियम, रिन्यूएबल एनर्जी, दिस एंड दिस। तो क्या आप इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं लिख सकते इन जनरल? अगर टुंड्रा रीजन के लिए ही लिखना है मुझे, ऑल दो इससे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ अगर मैंने आर्कटिक रीजन वाला भी याद है मुझे। इसके बाद देखिएगा, इसके और पॉइंट सीधा सीधा है, कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द आर्कटिक particularly in areas like Norway and Russia. Although not as abundant as other sources, coal mining has been a part of Arctic economy for decades, known for its coal mining industry. Oil वाला क्वेश्चन तो पहले भी आ रखा है, कौन कौन सी फील्ड, तो अगर आप इसके एग्जांपल्स देना चाहें तो दे सकते हैं। अब देखिए, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक मेल्टिंग आइस ऑन वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डिस्कस, ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल के बारे में डिस्कस करने वाला है। एल्टर्ड ओशन सर्कुलेशन, राइजिंग सी लेवल्स, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, थॉइंग फ्रॉम फ्रॉस्ट। और आप इसका पॉइंट देखेंगे तो हमने क्या रखा है, आर्कटिक सी, तो याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनियस कम्युनिटीज, चेंजिंग मैरीन इकोसिस्टम, शिपिंग रूट्स चेंज, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, एक्सीलरेटेड कोस्टल इरोजन, यही तो आप लिखते हैं। अंटार्कटिक के लिए भी सिमिलर, अब देखिए अंटार्कटिक के लिए भी हमने रखा है अंटार्कटिक रिएक्शन, ये इसके इकोलॉजिकल पॉइंट्स थे, सिमिलर पॉइंट्स, कार्बन साइकिल अल्ट्रेशन एंड ऑल। तो इसमें से जो भी रेलेवेंट पॉइंट थे वो आप आराम से लिख सकते हैं। टेम्परेचर राइज, एसिडिफिकेशन चेंज, राइजिंग सी लेवल, कोस्टल इरोजन, कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, जितने भी पॉइंट्स चाहिए होते आराम से लिखे आपके सामने थे। रिसोर्स पोटेंशियल, चेक दिस, तो आप इसके रिसोर्स पोटेंशियल उसके रिसोर्स पोटेंशियल कंबाइन करके अगर आप लिखने पे आ जाते तो क्या आपको नहीं मिलता, कोस्टल टूरिज्म, ऑफशोर एनर्जी, एक्वाकल्चर, शिपिंग एंड पोर्ट्स एटसेट्रा, यही तो था इसका। सो इज इट नॉट डायरेक्ट रिपीटिशन इवन इन द ह्यूमन ज्योग्राफी मिनोमिक्स? तो मैंने अब आपके सामने दिखा दिया आपको, दिस इज डायरेक्ट रिपीटिशन। अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी से बात करूंगा तो फिजिकल ज्योग्राफी वाले मिनोमिक में दिस इज डायरेक्टली गिवन इन 52, 53, 54 एंड 55 इवन इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। ये है ह्यूमन ज्योग्राफी वाला मिनोमिक। इसका मैं 46 एंड 47 खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूछता रह रहा है, तो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर इट प्रॉपरली। सो 46, 47 खोल लेता हूँ एक बार। अब ये देखना, इम्पैक्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द आर्कटिक सी इन द ऑन द क्लाइमेट एंड वर्ल्ड, इकोसिस्टम चेंजेस, वेदर एक्सट्रीम्स एंड ऑल। तो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल के लिए ये पॉइंट क्या एनफ नहीं है? क्या हम नहीं लिख सकते थे? एक चीज़ और देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द आर्कटिक रीजन। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी थी, क्या ये हम पॉइंट्स नहीं लिख सकते थे? तो आपको चाहे फिजिकल का याद होता चाहे ह्यूमन का याद होता। अगर आप देखेंगे एक चीज़ और उसके अलावा, डिस्कवर फ्यूल मिनोमिक, हमने डिस्कवर फ्यूल रखा है यहाँ पे, इसके मिनोमिक में हमने न्यू पेट्रोलियम रखा है। तो मिनोमिक के वर्डिंग्स भी इस हिसाब से रखे हैं, तो ये बहुत ही ईजिली डुएबल होता है, याद रहता है। सो इवन द फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी, सो दैट इज 46, 47। सो डायरेक्ट यहाँ से कवरेज था। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डिस्कस द रोल ऑफ एलुवियन प्रोसेस इन डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन।
नाउ जिनको ये नहीं पता वो वायु यहाँ पे जाके देख सकता है, भाई हिंदी तो आती है, भाई ये वर्ड अगर टिपिकल लग रहा है, ये देखो वायु, तो जाहिर सी बात है वायु जनित प्रक्रियाएं यानी कि रिलेटेड टू द विंड। हाउ विंड प्रोसेस इज लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सो मैं काम करूँगा, वापस मैं अपनी फिजिकल ज्योग्राफी वाले मिनोमिक पे जाऊँगा एंड मैं 79 एंड 80 वाला मिनोमिक देखना चाहता हूँ। दिस इज तो रीजन फॉर डिजर्टिफिकेशन अराउंड द वर्ल्ड विथ एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हमने ये इसमें पॉइंट्स दिए थे तो इसमें हमने सिर्फ विंड का एक्सप्लेन नहीं किया है, बट जैसे कि डिजर्ट एक्सपेंशन, इरोजन, इवन फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस, रेड्यूस्ड वेजिटेशन, टेम्परेचर इंक्रीज एटसेट्रा। तो विंड का जो इफेक्ट है इसको थोड़ा सा ट्वीक करके हम बड़े आराम से इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर 79 के बाद आप 80 पे भी जाएंगे, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन अक्रॉस ग्लोब एंड इंडिया विथ एग्जाम्पल। सो इसके पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, इंक्रीज सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड द अदर पॉइंट लाइक इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, एरिडिफिकेशन, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक 10 मार्कर के लिए मिल रहा है फॉर द डिजर्टिफिकेशन, जो आप आराम से लिख सकते थे। तो इसका फर्स्ट हाफ तो के लिए जो पॉइंट चाहिए थे वो आपको सफिशिएंटली इन दो मिनोमिक्स से आराम से मिल जाए थे। यहाँ से 4-5 पॉइंट्स आप उठा के यहाँ पे डाल सकते थे। अब आते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए, क्योंकि इसको दो पार्ट में डालना था, ये इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सो फॉर द लैंड डिग्रेडेशन हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली मिनोमिक खुली है, इसमें हम 51 नंबर पे जाते हैं। जस्ट कीप ऑन चेकिंग द पॉइंट्स, ठीक है। सो role of the wind process in land degradation. Why is world today confronted with the shrinking land resources? Soil degradation, natural disaster and climate change. Pollution में भी क्या कहते हैं स्प्रेड कर देता है, इधर से उधर भी लेके चला जाता है. Rising sea levels. Then you have the points. Then you have the mnemonic number 54. Impact of land use patterns. इससे भी आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते थे. Erosion of soil, forest degradation, climate impacts, altered water sources. Even the 55 regions for the land degradation, because that is about the land degradation, erosion, aridification, natural disasters. तो अगर आप देखेंगे impact of land degradation, biodiversity loss and all, तो आप इसको कंबाइन करके sufficient number of points आराम से इसमें लिख सकते थे। सो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में 51, 54, 55, 56 एंड फिजिकल ज्योग्राफी में आप 79 एंड 80 मिनोमिक्स आपने पढ़ रखा है, आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं कि आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते थे। दिस वाज डायरेक्टली आस्क्ड एंड गुड थिंग अबाउट दैट कि अभी तक हमने जो 6 क्वेश्चन देखा, इसमें से केवल ये एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि हमारे मिनोमिक में कवर्ड नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 में तक पाँचों क्वेश्चन सीधे मिनोमिक्स में कवर्ड थे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। Now this is actually indirectly covered and that is given in the human geography point number 63. But ये बहुत अच्छे से covered नहीं है तो मैं इसके लिए कोई credit नहीं लेना चाहूँगा, but still let me show you. ठीक है, water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia. Examining this statement. So asset है वाटर सोर्सेज, तो अगर आप वैसे इसको एक्सप्लेन करना चाहें सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के लिए एंड द एसेट के लिए, तो सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यू कैन राइट अबाउट लाइक इफ़ यू गो बाय द पॉइंट्स लाइक दिस इज़ एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है वाटर रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन में वो है। तो अगर आप इसमें देखेंगे रिसोर्स मिसमैनेजमेंट, तो इसके पॉइंट्स अगर आप इसे यूज करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप डेफिनेटली आप इस पर लिख सकते हैं, लाइक ट्रांस बाउंड्री वाटर कन्फ्लिक्ट्स, अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहें तो। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट ट्रांस बाउंड्री, दिस वन ट्रांस बाउंड्री वाटर कन्फ्लिक्ट, तो ये पॉइंट आप लिख सकते थे फॉर द साउथ एशिया। ये हमने ग्लोबल एग्जांपल दिया, यहाँ पे इंडियन एग्जांपल दिया है, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द मोमेंट यू विल बी राइटिंग दिस, आप इंडिया नेपाल की बात कर सकते हैं, आप इंडिया चाइना की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दूसरे वाले के लिए एग्जांपल दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है। तो मिनोमिक नंबर 63 से आप इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली कवर कर सकते थे। ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेटली एन एसेट, तो ये आप कर सकते थे।
इससे थोड़ा सा आप इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा ट्वीक करके लिख सकते थे, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली ये पूरा कवर कर रहा है. इनडायरेक्टली ही कवर कर रहा है, बट समहाउ दिस इज गिविंग यू सम पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो पूरी तरह से कवर नहीं था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म. तो ये चीज़ बेसिकली बता रहा है, ये पूछ रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये दिस रिमेन्स डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये डायरेक्टली हमारे मिनोमिक में कवर्ड है. मैं आपको एक दिखाता हूँ हमारी सोसाइटी की मिनोमिक. ये सोसाइटी की मिनोमिक है. इसके हम सीधे मिनोमिक नंबर 10 पे पहले जाते हैं. हाउ यूनिटी इज़ मेंटेन्ड डिस्पाइट डाइवर्सिटी इन इंडिया. अगर आपको इसमें पॉइंट्स लिखना होता है, डिस्पाइट द चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, तो आप इस क्वेश्चन को पहली बात तो समझो कैसे अप्रोच करते हैं. थोड़ा बहुत इनके चैलेंजेस लिखते हैं और उसके बाद ये लिखते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन कैसे. तो अगर आप सोसाइटी पे जाते और नेशनल आइडेंटिटी वाले पॉइंट्स लिख देते. अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं? नेशनल सिंबल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस, interdependence and economic activities, open political system, national festivals, assimilation of cultures, linguistic flexibility, interstate cooperation, diverse yet shared heritage, education system, nationwide infrastructure, technology connectivity, inclusive national policies, tradition of mutual respect, youth engagement in national development. Check this point. National symbol like flag, anthem, institutions like armed forces promote a collective sense of pride and unity across the diverse communities. Example, the armed forces unite people from all regions and religion, exemplifying this unity during events like this. अब इसका मिनोमिक भी हमने क्या बनाया? सिंपल नेशनल आइडेंटिटी बनाया. इसके लिए अलग से आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था याद करने के लिए. इतना याद रख लेते कि आप इसके पॉइंट्स नहीं लिख लेते. एंड ये तो था ये, लेकिन आपको मैं कुछ और मैजिक दिखाता हूँ. इसके अलावा अगर आप जाएंगे हमारे मिनोमिक इसमें जो जब स्टार्टिंग वाला था, स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स देखना चाहें, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पॉइंट्स आप लिख सकते थे. पॉइंट नंबर 2 देखिए, हाउ इंडियन सोसाइटी मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, ये भी लिख सकते थे आप. एनफ नंबर पॉइंट्स यू हैव. इवन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी, व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस, ये अच्छा नहीं, सॉरी इससे इग्नोर मार दीजिएगा. हाउ इंडियन सोसाइटी मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, संस्कृति, ये भी आप लिख सकते थे. एंड देन गो बाय द 14th and 15th मिनोमिक. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 14th and 15th. फैक्टर्स थ्रेटनिंग इंडियन डाइवर्सिटी, हाउ टू एड्रेस द थ्रेट्स ऑफ डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब भी पॉइंट्स आप लिख सकते थे. और अगर मेरे को चैलेंजेस लिखना है कम्युनलिज्म का, लेट्स से कि इफ आई वांट टू राइट द चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, तो उसके लिए वी हैव मेड द मिनोमिक. लाइक अगर आपको ये लगेगा कि थोड़ा बहुत चैलेंजेस के लिए भी मेरे पास पॉइंट होने चाहिए, ऑल्दो वो एक सिंगल मिनोमिक ऑलरेडी सारा कुछ कवर कर रहा है. ठीक है. कंसिक्वेंस ऑफ कम्युनलिज्म ऑन द इंडियन सोसाइटी, यही तो कर रहा है. कम्युनिटी डिसइंटीग्रेशन, आउटब्रेक ऑफ वायलेंस, निगलेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ एजुकेशन, 2-4 पॉइंट्स इसमें से आप लिख सकते थे. ठीक है. तो मिनोमिक नंबर 94 हो गया. अब आते हैं उसके अलावा रीजनलिज्म के बारे में थोड़ा सा पॉइंट पूछ रखा है. तो हाउ डज रीजनलिज्म अफेक्ट द इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिक्स, वोकल पॉलिटिक्स, एंड प्राइमरली हाउ डज दिस अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी स्प्लिट्स. सो इससे आप एनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें जनरेट कर सकते थे. तो डायरेक्टली अगर आप मिनोमिक की बात करें तो मिनोमिक नंबर सोसाइटी की बात करें तो मिनोमिक नंबर 10, यू ऑलरेडी हैव द एनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर दिस 10 मार्कर. और 10 मार्कर के लिए इतने पॉइंट्स अगर आपने लिख दिया, आपको कौन कैसे टीचर नंबर नहीं देंगे. सो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड डायरेक्टली, दिस वॉज गिवन और कवर्ड इन द मिनोमिक. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी, सब्सटेंशिएट द नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इन दिस रिगार्ड. ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सोसाइटी वाले मिनोमिक पे जाऊँगा एंड 72 and 73 पे जाऊँगा. नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देख लेना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी, सब्सटेंशिएट द नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर इन दिस रिगार्ड, फॉर हुम, फॉर द डिसेबल्ड्स. ठीक है. सो डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट challenges they are facing, that is why we need an inclusive policy. ठीक है. Why there is need? So they have the employment challenges,
जीनोफोबिया एंड सोशल स्टिग्मा इज देयर, ठीक है। कॉस्टली असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, लैक ऑफ लोकलाइज सोल्यूशन, अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन इन द लोकल सपोर्ट सर्विसेज, ये पॉइंट्स आप लिख सकते थे। ऑल्दो ये मिनोमिक बनाया गया था निगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डिसेबल्ड इन इंडिया, बट ये यहाँ पे परफेक्टली हम यूज कर सकते थे इन पॉइंट्स को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्वीक करना था, जैसे कि इन मुंबई डिसेबल्ड जॉब सीकर्स ऑफन इनकाउंटर बैरियर इन सिक्योरिंग पोजीशंस ड्यू टू increased competition and lack of accessible workplace. Just think, xenophobia. Now the disabled individuals from minority communities in Delhi may experience double discrimination both due to disability and the social prejudices, etc. So this is the thing. And then let me take you to the governance का मिनोमिक। अब ये गवर्नेंस का मिनोमिक है मेरे सामने, GS2 के लिए है। इसका मिनोमिक नंबर 28 पे जाता हूँ मैं डायरेक्टली। Challenges faced by the people with disabilities: digital and information divide, infrastructure and navigational barrier, social stigma and attitudinal barriers, access to healthcare, barriers in education and this। यही तो पॉइंट आपको लिखना था, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। आप एक चीज़ देखिएगा, इन्फॉर्मेशन इज ऑफन अनअवेलेबल इन ब्रेल और दी साइन लैंग्वेज, inaccessible apps and website create a digital wall, अच्छे पॉइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेविगेशनल बैरियर, पब्लिक स्पेसेस लाइक फुटपाथ्स, बसेस, टॉयलेट्स लैक यूनिवर्सल डिजाइन एटसेट्रा। और हमने इसके लिए मिनोमिक वर्ड कौन सा यूज किया है? डिसेबिलिटी। तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। इज इट नॉट डायरेक्टली कवर्ड? यू कैन वेल डिसाइड योरसेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन है दैट वाज डायरेक्टली गिवन इन द गवर्नेंस वाले में, मिनोमिक नंबर 28, एंड इवन द सोसाइटी वाले में मिनोमिक नंबर 71 एंड 72। आप बड़े आराम से पॉइंट्स लिख सकते थे। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट्स सोशल एम्पावरमेंट? तो सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम सोसाइटी में अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज एक्चुअली ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली समहाउ ग्लोबलाइजेशन वाले से भी आप डील कर सकते हैं। तो अगर आप मिनोमिक में जाएंगे तो मिनोमिक नंबर 57 पे जाते हैं सोसाइटी वाले पे। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन इज दिस, डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट? और हमने ये बनाया है कि हाउ इज टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू मोबिलाइजेशन। अब अगर मेरे को लिखना है टेक्नोलॉजी प्रमोटेड टू सोशल एम्पावरमेंट, तो टेली कम्युनिकेशन एक्सपेंशन, ई कॉमर्स ग्रोथ, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, ये सारी चीज़ें मैं लिख के डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मोर और लेस मैं इसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से मैप कर सकता हूँ, और इसके बेसिस पे मैं सोशल एम्पावरमेंट को इन पॉइंट्स के बेसिस पे लिख सकता हूँ। सो आई डू हैव अ गुड पॉइंट्स। और अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो जो हमारे मिनोमिक्स हैं, लाइक द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजेड, ऑन द डिसेबल्ड, ऑन द वीमेन, ऑन द चिल्ड्रन, जो इस मिनोमिक में ऑलरेडी कवर्ड है, वो भी आपको एक सब्सटेंशियल पॉइंट्स दे देगा। सो दिस वॉज अगेन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम सोसाइटी, द मिनोमिक नंबर 57। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनके पास जो हमारे ओरिजिनल मिनोमिक हैं, यू कैन चेक इट फ्रॉम 60, 62, 64, 66, 69 एंड 71। वहाँ पे भी एक्स्ट्रा आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट व्हाट वाज डायरेक्टली गिवन ये था। अब आते हैं उसके बाद, विजयनगर आर्किटेक्चर एक्सेम्प्लाइज द अमलगेशन ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस विद द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस। कवर्ड है। अब आप सोचो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम परेशान रहते हैं, बट ये कवर्ड है। दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं खोलूँगा आर्ट एंड कल्चर वाला मिनोमिक एंड इस पर 50, 51 एंड 52 पे जाऊँगा। और मैं आपको बेसिकली इन चीज़ों के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि मैंने 1980 से लेके पूरे मिनोमिक के थीम्स उसे एक्सट्रापोलेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कवर किया था, एंड दैट इज द रीजन दैट यू आर फाइंडिंग सच काइंड ऑफ रिपीटिशन। की कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देव राय ड्यूरिंग हिज रेन इन जनरल, ठीक है। पॉइंट्स देखिए, किंगडम एक्सपेंशन, रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनके आर्किटेक्चर के बारे में ऑल्दो बात हो रही, तो ये इन जनरल था, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा मेन दूसरे वाले पॉइंट पे, की कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देव राय टू इंडियन कल्चर। चेक द पॉइंट्स एंड देन चेक रिलेवेंस परसिस्टेंस ऑफ कृष्ण देव राय आर्किटेक्चर एंड कल्चर इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। यही तो है क्वेश्चन। हम्पी एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आर्किटेक्चर टेम्पलेट फॉर साउथ इंडियन टेम्पल्स, म्यूजिकल एंड डांस ट्रेडिशन प्रिजर्व, पैट्रोनेज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कंटिन्यूज, दिस।
क्या आप पॉइंट्स नहीं लिख लेते 10 मार्कर में? इतने आपके पास पॉइंट्स मिल जाएंगे ना आपको कि आप बड़े आराम से कर लेंगे. सो दिस इज डायरेक्टली कवर्ड इन द आर्ट एंड कल्चर. 50, 51, 52. बहुत सारे बच्चों जो मिनोमिक्स लिए हैं एंड दे कैन वेल चेक. ये मतलब कि लिटरली इसने बहुत हेल्प किया है. ठीक है. नाउ द लिंग्विस्टिक reorganization of Indian state, this was driven by the popular pressure from below. Now this was directly covered in our handwritten notes, but since this is this video I'm not making for the handwritten notes, so इसके बारे में कभी मैं और आपको दिखाऊंगा, but this was directly covered in the handwritten notes. ठीक है. बट फिलहाल के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, although this was directly covered in the handwritten notes. The model of the planned economy, this was adopted in India to address the regional imbalance left by the colonial rule. So अगर मैं मिनोमिक की बात करूं, let me take you to the मिनोमिक्स. मेरे सामने ये एक इकोनॉमिक्स की मिनोमिक खुली हुई है और इसके मैं मिनोमिक नंबर 1 एंड 2 पे ही जाऊंगा सीधे. नाउ द चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो क्वेश्चन क्या था? इफ़ यू गो बाय द क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मॉडल ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंस लेफ्ट बाय द कॉलोनियल रूल. तो अगर आप इसमें से ये पॉइंट्स यूज करते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन डेफिसिट, टेक्नोलॉजिकल एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, थोड़ा सा इसको अपने ध्यान में रख के बनाते हैं पॉइंट्स. देखो सारे पॉइंट्स तो इसमें बेसिकली नहीं आएंगे, बट इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप जाएंगे, मिनोमिक नंबर 2, नेसेसिटी ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, नेसेंट प्राइवेट स्टेज, बल्कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. तो नेसेंट प्राइवेट स्टेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंटिंग वेल्थ कंसंट्रेशन, दिस वाज नीडेड, दैट इज व्हाई वी नीडेड द प्लान्ड इकोनॉमी. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कैपिटल लें या वेलफेयर लें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्टेबलाइजर अगेंस्ट क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ऑल. सो ये आपको सफिशिएंट पॉइंट्स दे रहा था इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए. तो आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते फ्रॉम द मिनोमिक नंबर, इकोनॉमी का मिनोमिक में 1 एंड 2 पे. तो आप सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स से इसको आराम से लिख सकते थे. ठीक है. देन you have the compare the Lu, Chinook and forehand winds with respect to their regions of prevalence and this. Now this was not covered in our minomic. Then we have the next one. Analyze the role of satellite based technology in achieving climate smart agriculture and food security in India. So science and tech minomic की बात कर लेते हैं. मिनोमिक नंबर 21 एंड 66, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी. आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा. ये मेरे सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. मैं इसके मिनोमिक नंबर 21 पे जाना चाहता हूँ. यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी. आपको पॉइंट्स चाहिए थे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए. रिसोर्स मैपिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट, ओशन एंड कोस्टल मैनेजमेंट, टाउन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इमरजेंसी एंड दिस, सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस. एक तो ये पॉइंट्स देखना. अब इसके बाद 66, तो आपको पहली बात तो ये आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है पॉइंट्स लिखने में, जनरेट करने में. दिस इज द सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी. अब फूड सिक्योरिटी के लिए भी देख लीजिए. मिनोमिक नंबर 66, नाविक प्रोग्राम, नेविगेशन सर्विसेज, एक्यूरेट पोजिशनिंग. तो ये आपको क्या फूड सिक्योरिटी में हेल्प नहीं करेगा जब आपका जो ट्रक्स होगा मूव करता है, हम उसकी पोजीशनिंग है वगैरह एक्यूरेट करेंगे, फ्लीट मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, व्हीकल ट्रेनिंग, इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम, गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस, एग्रीकल्चर सपोर्ट, टाइमिंग एंड दिस. तो क्या आपको ये हेल्प नहीं करेगा? यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं? तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए आप इन पर्टिकुलर डायरेक्टली आप इसके लिए पॉइंट जनरेट कर सकते हैं 21 एंड 26 का. तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन द सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन गिवन इन द मिनोमिक 21 and 26. Then you have the global trade is gradually shifting from Atlantic region to Indo-Pacific region. So this is मैं आपके सामने एक इंटरनेशनल रिलेशन वाला मिनोमिक खोल लेता हूँ. दिस इज द इंटरनेशनल वाला मिनोमिक एंड इसके पॉइंट नंबर्स 21 एंड 22 पे जाता हूँ. आई मीन टू से द पॉइंट नंबर 22. सो वाई द सेंटर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक रीजन टू द इंडो पैसिफिक रीजन. सो समहाउ अगर आपको ये पॉइंट्स पता हैं तो आप ठीक ठाक इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है. एंड देयर इज द एनफ कंटेंट ऑल्सो एंड सो यू कैन
डेफिनेटली थोड़ा सा इन पॉइंट्स को आपको ट्वीक करना पड़ेगा, बट ट्वीक करके आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं इसमें से. सो दिस इज IR वाला मिनोमिक, दैट इज द 21 एंड 22 से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे. देन एनालाइज द मेजर ड्राइवर ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर जियोग्राफिकल कंसिक्वेंस. नाउ दिस इज डायरेक्टली आस्क्ड. ठीक है, तो डायरेक्टली आस्क्ड अगर मैं बात करूंगा मिनोमिक नंबर 53 एंड 54, मैं भी आपको दिखाता हूँ फ्रॉम द ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी 53 एंड 54 पे जाने की बात करते हैं अपन. सो मेरे को इसने इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड इसका ज्योग्राफिकल कंसिक्वेंस. मेरे सामने ये लिखा हुआ है लैंड यूज पैटर्न पहले तो. ठीक है, तो लैंड यूज पैटर्न, तो मेरे सामने जो क्वेश्चन है ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस, ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस यही तो है. फार्मिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, रूरल सेटलमेंट, माइनिंग एरियाज, इंडस्ट्रियल जोन्स, दिस, इसमें से क्या आपको सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं मिल जाएंगे. देन कमिंग नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन लैंड यूज पैटर्न्स. ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कंसिक्वेंस वाइज अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये सब पॉइंट्स नहीं लिख सकता हूँ इसमें से. देखिए ज़्यादातर पॉइंट्स आप यूज़ कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट. सो you could have easily written, have you read this mnemonic? So mnemonic number 53 and 54. Is caste disappearing in urban India? Illustrate your answer with example. Now this was directly covered. मैं काम करूंगा सोसाइटी वाले mnemonic पे जाऊंगा एंड आई विल गो टू दी mnemonic नंबर 81, 83 एंड 86. पहला है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वीकनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. डायरेक्टली द आंसर टू योर क्वेश्चन. mnemonic मॉडर्नाइजेशन. अर्बन इंडिया इज इम्पैक्टेड बाय द मॉडर्नाइजेशन, और अर्बन इंडिया के बारे में लिख रहा है तो माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, रिलीजन एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, नॉन कास्ट बेस्ड सोशल एसोसिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, secularism, affirmative action, technological advancement, intercaste marriage, open media and communication, national integration. And even the points are explained that people moving from rural to urban areas for jobs lead to breakdown of caste barriers as people from different castes live and work together. In cities like Delhi or Mumbai, caste identities often diminish due to mixed housing and workplaces. Similarly, the points with the explanation and example. So this is directly covered इन द मिनोमिक नंबर. अगर मैं सोसाइटी की बात करूँगा, इन द सोसाइटी मिनोमिक नंबर 81. 83 की बात करता हूँ. नाउ दिस वाज द 83. कास्ट इज फ्लूइड, कास्ट इज चेंजिंग, क्लास मोबिलिटी, हिस्टोरिकल शिफ्ट एंड ऑल. ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स आपको यहाँ से भी मिल सकता था. 83 वाला तो डायरेक्ट ही है. इवन द 86 वाले में भी आपको थोड़ा सा पॉइंट्स मिल जाएगा. इज रीजन कास्ट लूजिंग इज इट्स रेलेवेंस. सो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू एनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, सो ये तो फिर भी आपको डायरेक्ट नहीं देगा आंसर, लेकिन 83 वाला इज डायरेक्टली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, सो 81, 83 एंड 86 में डायरेक्टली कवर्ड है. नाउ कमिंग नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया. सो दिस इज बेसिकली द पॉपुलेशन वाला प्रॉब्लम. ठीक है, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो वी आर द मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज देयर. सो दैट इज समहाउ रिलेटेड टू दिस. एंड अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो यू कैन रिफर टू दिस सोसाइटी वाला मिनोमिक नंबर 30, 31 एंड 37. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, रैपिड प्रेशर. सो बेसिकली दीज आर दी सम ऑफ द चैलेंजेस लाइक रिसोर्स डिप्लीशन, एयर पॉल्यूशन. ये सब एक चैलेंज ही तो है आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में. पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशंस, इकोनॉमिक स्ट्रेन, सोशल अनरेस्ट. तो क्या ये पॉइंट्स लिख के आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे? तो मिनोमिक नंबर 30 itself is covering the answer. Population explosion is a serious challenge to India holistic development crowdburst. Compromising food security and agriculture, resource depletion and environmental degradation, overburden educational infrastructure, widening unemployment. This और आप इसके पॉइंट देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो क्लाउड बस्ट के बारे में बात है. इवन द मिनोमिक नंबर 37, रिलेशन ऑफ पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी. अगेन sufficient number of points. So this is directly covered in the society mnemonic in 30, 31 and 37. Sufficient number of points, हर जगह से points मिल रहे हैं. And again the last question,
evaluate the impact of globalization on Indian youth with reference to social, political, economic and cultural sphere. So मैं काम करूँगा सोसाइटी वाले मिनोमिक पे जाऊँगा एंड मिनोमिक नंबर 69 एंड 70 पे जाऊँगा. तो वी हैव कवर्ड द मिनोमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो या अभी देखो इम्पैक्ट हमें डिस्कस करना है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर पे. तो इन जनरल इसमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन, कल्चरल एक्सपोजर, हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, development of global skills, rise in international awareness, enhanced educational resources, nurturing creativity, social networking opportunities. This is the positive one. ठीक है, globalization का impact. This is the negative one. Social disintegration, pressure to conform, overexposure to media, inequality in education, loss of traditional skill, erosion of local language, digital addiction, behavioral issues, obesity and health problems, and youth एक्सप्लॉयटेशन बोल रहा हूँ मैं. सो दिस इज सोसाइटी का मिनोमिक नंबर 69 एंड 70. तो अब आप एक बात बताओ, मैंने आपके सामने सब कुछ दिखाया और ये दिखाया कि क्या क्या कवर्ड है, ठीक है. सो सम हाउ इफ़ यू गो बाई द मिनोमिक्स, तो देखो मैंने अभी जस्ट देखा तो या एज आई वी कैन सी 1 2 3. सो 3 क्वेश्चंस इसके नहीं कवर थे, बाकी हमारे मिनोमिक्स में दिए हुए थे. सो यू कुड हैव एक्चुअली आउटडन अदर्स इन दिस केस अगर आपने ये मिनोमिक्स पढ़े होते. एंड ये कोई मैजिक नहीं है यार, दिस इज सिंपल एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है प्रीवियस क्वेश्चंस की 1980 से लेकर अभी तक की, जिसके बेसिस पे मैंने ये मिनोमिक्स बनाए थे. एंड दिस इज द रीजन कि मिनोमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज द रीजन. तो सिस्टमैटिक एनालिसिस के लिए मिनोमिक बहुत यूजफुल थे और जिन भी बच्चों ने इन मिनोमिक्स को पढ़ा उन बच्चों को हेल्प मिली होगी. एंड सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन मिनोमिक्स को बनाते समय हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको अलग से कोई स्टोरी ना याद करनी पड़े इन मिनोमिक को याद करने के लिए, क्योंकि आई ऑफन फाइंड इट वेरी प्रॉब्लमेटिक. लाइक अगर मेरे को याद करना है कि एस्पेक्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मैं इसका मिनोमिक इंडो इस्लामिक ही बनाऊंगा, मैं कुछ और नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ताकि मेरे को उसके लिए अलग से एक स्टोरी याद ना करनी पड़े. सो दीज मिनोमिक्स हैव हेल्प. अब आप ही बताओ कि जो मैंने आपको ये बात बोली थी, डू यू एग्री कि भाई यहाँ से सवाल आए थे या नहीं. एंड सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द क्लेम्स दैट आई हैव मेड. एंड नाउ आपके चीज़ें सामने हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी, जब 2027 का पेपर के लिए भी, गेट दिस मिनोमिक्स. ये मिनोमिक आपको वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इसके ये जो मिनोमिक्स हैं इसकी जो अच्छा, जो मैं मिनोमिक्स सीरीज़ की बात कर रहा हूँ कहाँ से ये आए हैं, तो ये हमने मिनोमिक्स बनाए थे. ये देखें, पेपर 1 के लिए, GS 1 के लिए आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी. यहाँ पे हमने 1980 से सारे थीम्स आइडेंटिफाई किए थे और इन मिनोमिक्स को हमने कवर किया था. मतलब जितने भी PYQ थीम्स थे हमने कवर किया था. और ये पढ़ने के बाद रिवीजन आपको इसमें के थ्रू आप आराम से कर सकते हैं. देयर आर टोटल 557 मिनोमिक्स. देन अगर GS 2 की बात करेंगे तो यू हैव द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ज़्यादातर थीम से कवर करता है. और इसको पढ़ लेने के बाद GS 2 वाले मिनोमिक के शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं. देन यू हैव द GS 3, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द इंटरनल सिक्योरिटी. इसको करने के बाद आप GS 3 का शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं. एंड देन दी एथिक्स का मिनोमिक एंड देन द GS 4 का मिनोमिक का शॉर्ट नोट. सो दिस इज हाउ इट इज़, जो ये मिनोमिक की पूरी सीरीज है. एंड इफ़ यू वांट दिस मिनोमिक यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस वेबसाइट. सो सिंपल सा है यार. देखो एक ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही ये मिनोमिक बनाए हैं एंड कंटेंट बनाया है ताकि रेलेवेंट रहे और आपका टाइम वेस्ट ना हो. एंड सिविल सर्विसेज विद नीलेश हमेशा रेलेवेंट कंटेंट के लिए जाना जाता रहा है और आगे भी जाना जाता रहेगा. सो दिस वॉज ऑल द प्रूफ दैट आई हैड टू गिव यू, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम कैसे मान लें. सो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू कैन डिसाइड योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.